हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर के उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बीएससी सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी के साथ आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का नॉलेज नर्सिस के लिए और नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी और एसेंशियल है। क्योंकि कोई भी डिसीज़ कंडीशन आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई जेनेटिक या जीनोमिक कंपोनेंट हमेशा होता है। तो ये एक सेंट्रल साइंस है सभी नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि जहाँ भी आप हेल्थ केयर करने जा रहे हैं किसी भी पर्सन की जो डिसीज़ है ना, तो उसका जेनेटिक और जीनोमिक इंफॉर्मेशन आपको उस डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के सिलेक्शन के लिए या ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए बहुत हेल्प करता है द नॉलेज ऑफ जीनोमिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो इसमें एक एसेंशियल नॉलेज, एक एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज डेवलप होना अबाउट द सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द जेनेटिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो मेन एम होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जानना है ना, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कि आपने पैथोलॉजी की मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो हर डिसीज़ को हम कुछ स्टेप्स में स्टडी करते हैं। तो इटियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कुछ डिसीजेज जो होती हैं वो जेनेटिक यानी कि इनहेरिटेड होती है। तो ये कौन सी डिसीज़ेज हैं जो इनहेरिटेड होती हैं और हम इनको क्यों रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, सबसे बड़ी बात क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर एक बार हो गए किसी इंडिविजुअल में या किसी बच्चे में हैं, तो अभी तक भी ऐसा कोई फुल प्रूफ्ड ट्रीटमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि हम उस कंप्लीट जीन को ही बदल दें। हालांकि इस फील्ड में काफ़ी सारी रिसर्चेस अभी जारी हैं, रिसेंटली रिसर्चेस, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेम सेल थेरेपी। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी मदर का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको प्रिजर्व करने के लिए बैंक्स बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल्स होती हैं। तो स्टेम सेल की सहायता से हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या जो आनुवंशिक बीमारियाँ हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में जान करके, उनको समझ के, उनकी स्टडी करके कि जीन्स कैसे एक्ट करते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक डिसीजेस पास ऑन होती है, ये समझ करके अभी भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स ही लेना पसंद करते हैं कि अगर किसी फैमिली ट्री में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चला आ रहा है तो उसकी स्टडी करना है ना। तो उसका जो एनालिसिस है, फैमिली ट्री का एनालिसिस, वो हम जेनेटिक बेसिस पे करते हैं, जिसके आधार पर हम ये प्रोग्नोसिस कर सकते हैं या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन में कितना % चांस होगा कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के पास ऑन होने का। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो है जेनेटिक्स का, जीनोमिक्स का बेसिक नॉलेज हो, किस तरह से डीएनए बिहेव करता है, क्योंकि डीएनए जो हमारा होता है उसको ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। किसी इंडिविजुअल के अगर आप डीएनए की स्टडी करें तो उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उसके एंसेस्टर्स का पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाता है। और अब दोस्तों, अब तो जो है इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है यहाँ पर कि हम क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर अगर कोई फैमिली ट्री में चला आ रहा है तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के कितने चांसेस हैं, वो क्या अगर मेल चाइल्ड है तो उसको कितना अफेक्ट करेगा, अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको कितना अफेक्ट करेगा। ये सारी जानकारी आप जो पेरेंट्स हैं उनको दे सकते हैं, जो काउंसलिंग सीख कर रहे हैं। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो काउंसलिंग सीख करने आते हैं, काउंसलिंग लेने आते हैं, जिनमें इनहेरिटेड डिसऑर्डर फैमिली में अगर चला आ रहा है तो वहाँ पर उनको काउंसलिंग करके आप बता सकते हैं कि कितना % चांस किसी डिसऑर्डर का पास ऑन होने का है। तो ये एक इनहेरेंट जो है होना चाहिए नर्सिंग प्रैक्टिसेस में, आपको नॉलेज बिल्कुल जेनेटिक्स का होना चाहिए। तो ये तो नर्सिंग प्रैक्टिस की बात हुई दोस्तों। अब अगर हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रीफली, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जेनेटिक्स के वो आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स का मीनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ये सारा खेल डीएनए का है ना।
जो कुछ भी इवोल्यूशन हुआ है, जो कुछ भी वेरिएशन आप देख रहे हैं, है ना? जैसे कि अगर माने कुछ थ्योरीज़ की, तो पहले हम बंदर थे, बंदर से एक मॉडर्न होमो सैपियंस हम कैसे बन गए? बिकॉज़ ऑफ द वेरिएशन, जो चेंजेस आए हैं डीएनए में। तो जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, वो हमेशा अच्छे जीन्स को प्रेफ़र करती है ना? तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए जो चेंजेस आए हैं, ये सब किसकी वजह से आए हैं? जो धीरे-धीरे समय के साथ जो डीएनए के अंदर चेंजेस हुए हैं, उन वेरिएशन, जिन्हें हम वेरिएशन कहते हैं, इनकी वजह से आए हैं। तो जेनेटिक्स क्या है बेसिकली? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी आनुवांशिकता। कुछ जीन्स जो एज़ इट इज़ हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे हमें 1 नाक, 2 आँख, है ना? 2 हाथ, 2 पैर के जीन्स हमें एज़ इट इज़ मिले हैं, जो कि चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये क्या है? आनुवांशिकता है। फिर वेरिएशन, वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अवर पेरेंट्स। हम हमारे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, ना ही हमारे भाई बहन, यहाँ तक कि जो जुड़वा होते हैं वो भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। तो ये क्या है? वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ आते हैं? डीएनए में। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। सारी जीवन की इंफॉर्मेशन जो है वो किस में है? डीएनए में है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो है मॉलिक्यूल, जिसका स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले रिवील किया था, है ना, कि यही है, यही वो मॉलिक्यूल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है सारी इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? तो आपने देखा होगा, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, इंसान का बच्चा कभी बंदर नहीं होता, है ना? गाय का बच्चा गाय ही होता है, बंदर का बच्चा बंदर ही होता है। तो क्यों? बिकॉज ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इनके फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो गुणसूत्र है, उसके अंदर है ना? तो हर स्पीशीज का जो गुणसूत्र संख्या होती है वो फिक्स होती है, ठीक है? तो अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन सेल में जो करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसमें हर कोशिका में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? कोई भी कोशिका जब रेस्टिंग स्टेज में होती है, जब मतलब उसमें विभाजन नहीं हो रहा है, तो इन गुणसूत्र को, ये गुणसूत्र के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि एक धागेनुमा संरचना, एक उलझी हुई धागेनुमा संरचना के रूप में रहते हैं, जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं, है ना? और क्रोमेटीन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेनेली, ठीक है? तो अगर कोशिका की संरचना की आप बात करें, तो कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेली जो है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमेटीन। यही क्रोमेटीन जब सेल डिवीजन में जाती है, तो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों में के रूप में बदल जाता है, और मानव कोशिका के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या जिसे 23 पेयर्स भी कहते हैं। तो ये जो 23 पेयर्स हैं, पेयर्स क्यों? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ में रहते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें फादर से मिले हैं, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिलते हैं, है ना? तो आधे गुण हमारे अंदर जो है फादर के, और आधे जो है मदर के होते हैं, ठीक है? तो 46 क्रोमोसोम्स में जो आपके या 23 पेयर्स में से जो 22 हैं वो आपके ऑटोसोम्स हैं, और एक एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है वो आपके जेंडर के बारे में बताता है। अगर एक्स है तो फीमेल जेंडर, एंड एक्स वाई है तो मेल जेंडर के बारे में दर्शाता है ना? वाई गुणसूत्र हमेशा आपको फादर से मिलता है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो सारी कहानी की शुरुआत हम कहें, चाहे वो डिसीज़ हो, अच्छे गुण हो, बुरे गुण हो, शुरुआत कहाँ से होती है? हो रही है डीएनए, है ना? तो डीएनए आपका इसमें प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। अब आप पूछेंगे कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस है? तो क्रोमोसोम और डीएनए में ये डिफरेंस है कि क्रोमोसोम्स, जो हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बहुत ही एक लंबा धागेनुमा संरचना है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? फॉस्फेट प्लस राइबोज शुगर प्लस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, या जिसे हम नाइट्रोजनस बेस पेयर भी कहते हैं। डीएनए अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि किस तरह से डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है ना? ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में हम अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना?
डीएनए में क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन ही है जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम इसे कहते हैं। जीन ही आनुवंशिकता को कैरी करते हैं हर कैरेक्टर के लिए, चाहे आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एवरेज हैं, आप जो भी आपके अंदर गुण दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वातावरण, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, लेकिन इन सब के लिए हमारे अंदर हर कैरेक्टर के लिए जीन्स पाए जाते हैं, है ना। और हर कैरेक्टर के लिए दो एलिल्स, एक ही जीन के दो एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है। ठीक है, तो जीन दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, यानी कि प्रभावी, और जो प्रभावी जीन है जो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, दिखा रहा है, उसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। और जो नहीं दिखा पा रहा है लेकिन उपस्थित है और डोमिनेंट जीन की वजह से वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, उसे हम रिसेसिव जीन कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए इज द बेसिक मॉलिक्यूल, है ना। डीएनए में भी जीन्स, है ना, दे कैरी इंफॉर्मेशन। तो डीएनए क्या होता है? जब नई सेल्स बनती हैं तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी अपनी कॉपी बनाता है और नई सेल में जाता है ना। इसलिए जो डॉटर सेल्स हैं वो अपनी पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो फिर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, या जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना। इसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो सारी इंफॉर्मेशंस कैरी करता है, और इसमें होने वाले किसी भी तरह के चेंजेस, है ना, वो डिसीजेस कॉज करते हैं। ठीक है, तो डिसीजेस कंजेनाइटल डिसीजेस होती हैं जो बर्थ से, कंजेनाइटल मतलब जो बर्थ से हैं, है ना, और हेरिडिटी है जिसे हम फैमिलियल डिसीजेस कहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन हो रही है। जैसे डायबिटीज़ है ना, तो डायबिटीज़ क्या होती है? ये हेरिडिटरी भी हो सकती है ना। जनरेशन में किसी को है अगर पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में, तो उसके बहुत चांसेस होते हैं कि वो आगे आने वाली जनरेशन में भी हो। पर सिकल सेल एनीमिया है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ कैंसर्स भी हैं, है ना। तो क्या होता है बेसिकली? नॉर्मल जीन में म्यूटेशन, यानी कि सडन चेंजेस, सडन परमानेंट चेंजेस इन द डीएनए, है ना। और अगर गलत डीएनए पास ऑन हो गया तो डिसीज को कैरी करेगा। तो म्यूटेशन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, केमिकल्स हैं, है ना, रेडिएशंस हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं, ये सारे जो है डीएनए में चेंजेस कॉज करते हैं, जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, जिसकी वजह से कई बार डिसीजेस अराइज होती हैं। तो म्यूटेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हम मेंडल की बात करना भूल गए। मेंडल को जॉन ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, आपको याद होगा बचपन में हमने पढ़ा था 12th क्लास में, पी प्लांट यानी मटर के पौधे पर उन्होंने सारी जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था, है ना। और कुछ डिसीजेस जो हैं वो मेंडेलियन लॉज को भी फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अगर डिसीजेस के पैटर्न की इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीजेस होती हैं, है ना। नाम से ही पता चल रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट बात कर रहे हैं तो ये एक्स और वाई को छोड़ करके जितने क्रोमोसोम हैं उनमें डोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं। एक्स लिंक मतलब एक्स क्रोमोसोम से लिंक डिसीजेस। तो बहुत सारी डिसीजेस होते हैं, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज से रिलेटेड हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स हैं, जो कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड हैं। इसके पहले भी फिर कुछ डिसीजेस के मैंने आपको नाम बताए थे। फिर इसमें जेनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्रीनेटल डायग्नोसिस मतलब बच्चे के जन्म से पहले ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जानकारी प्राप्त कर लेना विभिन्न तकनीकों की सहायता से, है ना। तो जैसे कि क्या हो कि अगर कोई ग्रीवियस डिसीज़ है, कोई ऐसी डिसीज़ है जिसमें बच्चा जन्म के बाद नहीं बचेगा, तो वहाँ पर आप जो है अबॉर्शन का डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जेनेटिक काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है तो यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है।
तो यहाँ पर नर्सेस को नॉलेज होना चाहिए जेनेटिक्स के बारे में, ताकि आप किसी को भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस भी हम करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, है ना। टेक्निक्स कौन सी हैं, कौन से मंथ में यहाँ पर जो है रिस्की हो जाता है अबॉर्शन करना, या कितने टाइम कितने वीक्स में आप जो है इन टेक्निक्स की सहायता से जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे एमनियोसेंटेंसिस है, क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग है ना, ये कुछ टेक्निक्स हैं। अल्ट्रासाउंड तो है ही। तो ये कुछ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम पता लगाते हैं किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, ये था जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो सबसे पहले आते हैं इसमें मेंडेलियन लॉज। मेंडल के लॉज क्या थे, है ना, जनरल डिस्कशन अबाउट द जीन्स एंड डीएनए। फिर आता है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, सेल साइकिल है, माइटोसिस है, मियोसिस है, उसके स्टेजेस हैं, है ना। फिर आपकी जेनेटिक डिसीजेज आती हैं, सिंड्रोम्स आते हैं। फिर आता है आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस की टेक्निक्स, फिर मेडिकल एडवांसेस क्या क्या चल रहे हैं। तो ये आपका मैंने इस इंट्रोडक्शन में पूरा सिलेबस जो है जेनेटिक्स का बीएससी सेकेंड ईयर का वो सम अप कर दिया है, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। होपफुली ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके तैयारी में। और कहीं भी आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर डालिए, विल डील विद इट। तब तक के लिए धन्यवाद।